वेलकम टू कैमोलिक एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक टर्म सिंबल। ठीक है, CSR नेट और गेट का टॉपिक है सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो टर्म सिंबल स्टार्ट करते हैं। तो टर्म सिंबल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टर्म सिंबल है किसका? एटम का। तो एटॉमिक टर्म सिंबल। तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर हमें पढ़ना है किस तरीके से, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, काहे को पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो टर्म सिंबल के इम्पोर्टेंस की बात करें कि क्यों पढ़ना है, तो क्योंकि हमारे सिलेबस में सबसे मेन इम्पोर्टेंट। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, सवाल आता है एग्ज़ाम में, CSR नेट गेट में एक सवाल तो हमें डेफिनेटली डायरेक्टली देखने को मिलता है। और दूसरी बात, अदर चैप्टर्स जैसे क्वांटम एंड कोऑर्डिनेशन में जैसे हम तनाव सुनेगो डायग्राम पढ़ते हैं तो उसमें जनरली टर्म सिंबल का यूज़ होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अदर चैप्टर्स में भी ये यूज़ में आ रहा होता है। तो ये दो बातें तो क्यों पढ़नी है वो हो गई। अब साइंटिस्ट के हिसाब से डिस्कस करते हैं कि साइंटिस्ट के हिसाब से ये चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर हम एटम को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, या एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या एटम की जो भी कंडीशन है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इससे पहले जब एटॉमिक टर्म सिंबल नहीं आए थे उससे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से जनरली एटम के बारे में जनरल बातें बताते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, हम सारी बातें एक सिंगल एटम से डिस्कस कर लेंगे। जैसे बोरोन हो गया, ठीक है, बोरोन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है कितनी होती है भाई? वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 2p1 होती है। ठीक है, उससे पहले की मतलब कॉन्फ़िगरेशन होती तो ऐसी ही है। ठीक है, 2p1 2s2 3p6 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है? तो कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है कि जनरली शेल और कौन से सब शेल में और उस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बात की इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें सिर्फ शेल के बारे में बताती है। ठीक है, जिसे हम n से रिप्रेजेंट कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, उसके बाद सब शेल के बारे में बता रहे थे। ठीक है, जिन्हें हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, जो S, P और D और F वगैरह होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्वांटम नंबर्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कह रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैं याद करने की ज़रूरत है या एक बार देखने की ज़रूरत है, तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो होगा जिसमें मैंने क्वांटम नंबर्स के बारे में अच्छे से बता रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस मैं कंटिन्यू करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें किस बारे में बताती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें सबसे पहली बात तो शेल के बारे में बताती है कि कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकंड, सब शेल के बारे में बताती है कि S में है, P में है या D में है, कौन सी सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड थर्ड थिंग उस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 2p1 है। ठीक है, अब ये जो 2p1 है हमें पता है कि p ऑर्बिटल में भी p सब शेल में भी 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है, px, py, pz। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है p सब शेल के अंदर, वो px में प्रेजेंट है या py में प्रेजेंट है या pz में प्रेजेंट है। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो बात है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सकती। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमें मैग्नेटिक
प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ठीक है, ना ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देती है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ना ही हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रही है, यानी कि प्लस हाफ स्पिन है या माइनस हाफ स्पिन है, ठीक है। जैसे कि 2p1 में जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की वो भी हमें नहीं पता पड़ रही, केमिकल नेचर जो है वो भी हमें जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कुछ नहीं पता चलता। और स्पेक्ट्रा, ठीक है, स्पेक्ट्रा के बारे में भी जनरली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। स्पेक्ट्रा इन द सेंस स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमें कुछ भी पता नहीं चलता, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों से उभरने के लिए जो है एटॉमिक टर्म सिंबल का, एटॉमिक टर्म सिंबल्स बनाए गए, ठीक है। एटॉमिक टर्म सिंबल जो है हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताती है और जनरली स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताती है। और जो ये एटॉमिक टर्म सिंबल है ये जनरली हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से ऑब्ज़र्व होते हैं, यानी कि जो इनका हमें प्रूफ है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी देती है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं, मॉलिक्यूल का क्या नेचर है। तो उसी की हेल्प से हमने ये टर्म सिंबल्स को बनाया है। अब टर्म सिंबल होते क्या हैं, किस तरीके से हमें ये सब पढ़ना है वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इतनी सी बात जानी कि टर्म सिंबल जो है वो क्यों पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देती, इसीलिए हमने टर्म सिंबल को, एक टर्म सिंबल इन्वेंट किया है, ठीक है, या बनाया है साइंटिस्ट ने, हमने तो क्या है। ज़रा डिस्कस करते हैं टर्म सिंबल के बारे में। टर्म सिंबल, ठीक है। तो जैसे कि क्वांटम नंबर्स में हमने कुछ पैरामीटर्स देखे थे, जैसे शेल को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को हम ml से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स में तो क्या थी, ये क्वांटम नंबर्स में ml एंड me, ठीक है। me क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जनरली क्वांटम नंबर्स हम जो सिंबल है क्वांटम नंबर्स के जनरली ये रखते हैं। और टर्म सिंबल में भी सिमिलरली हमें कुछ सिंबल्स होंगे, तो वो जो सिंबल्स हैं वो होते हैं L, S एंड J, ठीक है। अब ये L, S एंड J आखिर होते क्या हैं, तो L जो होता है वो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। S जो होती है जनरली स्पिन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन। और J जो होता है वो होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। L क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। S जो होता है वो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की, भाई पॉजिटिव हाफ है या माइनस हाफ है। और जो J है वो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम बता रहा होता है। और जो टर्म सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो, जैसे हम क्वांटम नंबर्स को जैसे 2p1 या 3s2 या 2p6 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से टर्म सिंबल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2s+1, ठीक है, L और ये J, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हम टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस टर्म सिंबल में ये जो अपर क्वांटिटी है 2s+1 जो आपको दिख रही है, ये तो होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये 2s+1 जो होती है इसको हम कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। और जो L है वो तो हो ही गई, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और J जो है वो हो गया टोटल एंगुलर मोमेंटम।
तो ये जो टर्म सिंबल है हम इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब टर्म सिंबल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ है माइक्रोस्टेट, वो क्या होती है वो ज़रा एक बार देख लेना चाहिए। माइक्रोस्टेट देखने के बाद हम टर्म सिंबल को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्टेट क्या होती है, तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहो माइक्रोस्टेट की तो वो आप लिख सकते हो, ईच डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट, ठीक है। और ईच पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, किताबी बात। अब ज़रा अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं कि क्वांटम नंबर्स माइक्रोस्टेट होती क्या है। तो बहुत छोटा हो गया यार, माइक्रोस्टेट। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बोला, ईच डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट। जैसे कि हम एग्जांपल किसको लेकर चल रहे थे, बोरोन को। बोरोन को हम 2p1 जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है उसी को लेकर चलते हैं। तो जैसे कि हमने पता है कि 2p में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है, px py एंड pz, ठीक है। तो अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है 2p का, वो या तो अब उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। p1 में भी px में प्रेजेंट हो सकता है ऑब्वियसली, py में प्रेजेंट हो सकता है, pz में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गई 3 पॉसिबिलिटी। क्या ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है? नहीं। px में इन्वर्स स्पिन के साथ भी तो प्रेजेंट हो सकता है। सिमिलरली py में भी इन्वर्स पोजीशन के साथ प्रेजेंट हो सकता है। सिमिलरली pz में भी इन्वर्सली पोजीशन के साथ, इन्वर्स स्पिन के साथ प्रेजेंट हो सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पर टोटल 6 कंडीशंस हैं जिस टाइप से इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में प्रेजेंट हो सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या क्वांटम नंबर्स देती थी हमें? नहीं देती थी। तो अब ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इसी को ही माइक्रोस्टेट कहा गया है, ठीक है। तो यानी कि डेफिनेशन का मतलब समझ में आया, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है। पॉसिबल जो कंडीशंस हैं उन्हें हम माइक्रोस्टेट कहते हैं। ये तो हो गई माइक्रोस्टेट की बात, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे माइक्रोस्टेट की, ठीक है। तो माइक्रोस्टेट, अब जैसे हमने p1 की देखा, p1 में जैसे 6 पॉसिबिलिटीज़ थी, 6 तरह की माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल थी। अब ज़रा एक सेकंड एग्जांपल ले लो। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो D4 ट्राई करो। अब D4 कितनी कंडीशंस में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये हो गया एक, और एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। एक कंडीशन ये है, ठीक है। एक कंडीशन ये है, ठीक है। नाउ सेकंड कंडीशन, सॉरी इनवर्स स्पिन में, ठीक है। एक कंडीशन ये है, ये इनवर्स स्पिन, इनवर्स स्पिन, इनवर्स स्पिन एंड, ठीक है। तो ये कुछ और भी कंडीशंस हो सकती है। तो जैसे देख रहे हो मुझे ही प्रॉब्लम आ रही है, तो यानी कि हमें अब ऐसे हर माइक्रोस्टेट, हर मॉलिक्यूल की, अगर हर कॉन्फ़िगरेशन की हमें माइक्रोस्टेट के बारे में पता करना है तो हम ऐसे ड्रॉ करने बैठेंगे? तो आंसर है नहीं, हम ऐसे ड्रॉ करने नहीं बैठेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, वो फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। अब वो फॉर्मूला है क्या, तो देखना, वो फॉर्मूला है
NCR, ठीक है, ये फॉर्मूला है NCR। इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म है वो होता है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, ठीक है, और मल्टीप्लाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमें क्या देगा, ये हमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स देगा, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो ये है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n और r है क्या, ठीक है, तो n तो है यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इन सब शेल, ठीक है, और r जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब शेल, ठीक है। नीचे वाला सब शेल नहीं दिख रहा, तो r जो है वो लिख लेना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब शेल। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, एग्जांपल सबसे पहले अपन P1 ही लेते हैं ताकि ट्रस्ट हो जाए कि हाँ फॉर्मूला सही है, ठीक है, तुम लोगों को भरोसा आ जाए। तो P में जो है n की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 6, ठीक है। P जो सब शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, और R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी 1, ठीक है, P1 में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गई n और R की वैल्यू। अब ज़रा वैल्यूज़ निकालते हैं, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गई कंडीशन। तो अब अगर हम इसको एक्सपांडेड करें, फैक्टोरियल का मतलब तो समझते हो ना कि 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और सिमिलरली 1 का तो कुछ फैक्टोरियल होता नहीं है, 5 अब 5 का फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। तो अब मैं 5 का फैक्टोरियल नीचे बनाऊँ या 5 का फैक्टोरियल ऊपर बनाऊँ, एक ही बात है। तो फैक्टोरियल डायरेक्ट कट सकते हैं, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 6 आएगी, ठीक है। तो P1 की हमने 6 माइक्रोस्टेट ही पॉसिबल देखी थी पिछले वाले एग्जांपल में। अब ज़रा D4 को ट्राई करते हैं। D4 में जो n की वैल्यू है वो है 10 और r की वैल्यू है 4, ठीक है। 10 कैसे कि हमें पता है कि D सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, 5 ऑर्बिटल्स में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और r जो है वो है 4, ठीक है। तो अब अगर हम फॉर्मूला में पुट करें तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 4 यानी कि 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 9 8 7 6 का फैक्टोरियल अपॉन 4 3 2 1 इंटू 6 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल गया, 4 2 जा, 2 से 2 गया और 3 3 जा, तो कितना बचा, 3 7 जो 21 एंड 21 इंटू 10 210, यानी कि 210 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हैं। और की बात, अब एक और एग्जांपल ले लो, D9 ले लो, D9 का करके देखते हैं। D9 की अगर हम निकाल लें तो जो n की वैल्यू है यहाँ पर वो 10 होगी, r की वैल्यू 9 होगी, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कर लो डायरेक्ट, 10 का फैक्टोरियल अपॉन 9 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 9 1 का फैक्टोरियल, तो कितना आएगा 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल गया। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल 10, ठीक है, 10 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल होंगी। अब यार खुद भी ट्राई कर सकते हो यार, F13 का ट्राई कर लो,
ठीक है। एग्जाम्पल F13, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता है कि 14 होगी। f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है और r जो गिवन है वो है 13। ठीक है, तो 14 का फैक्टोरियल अपॉन 13 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, यानी कि 14 माइनस 13 तो 1 का फैक्टोरियल, तो 14 इंटू 13 का फैक्टोरियल अपॉन 13 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल गया, तो यानी कि 14 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पुट किया है, तो फार्मूला को देखो जो मैंने पहले बताया, उस फार्मूला को इसमें पुट करो। ठीक है, एन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बता चुका हूँ। थोड़ा सा पेन पेपर उठाओ और ख़ुद प्रैक्टिस करो। एग्जांपल्स कोई भी मुंह उठा के कोई भी ले लो यार। F13 मैंने ले लिया है, F5 ले लो, F6 ले लो, D5 ले लो, D8 ले लो, P5 ले लो, जो लेना है ले लो। ठीक है, जो मन करे वो ले लो। अब यहाँ पर जो काम की बात है वो मैं बता देता हूँ। तो जो नोट लिख कर लिख लो, ठीक है, नोट लिख कर लिख लो कि LR एंड Ln-R इसकी जो माइक्रोस्टेट्स होती है, ठीक है, वो सेम होती है। L जो है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, और N और R हमें पॉसिबल है, सॉरी हमें पता है पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ D6, ठीक है, तो D6 ये हो गया। तो N-R हमें पता है कि D में जो पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 होते हैं। तो 10 माइनस, तो D 10 माइनस R यानी कि D 10 माइनस 6 यानी कि D की पावर 4, यानी कि D6 और D4 की जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी, पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स, वो सेम होगी। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। D6 की जो हमने अभी निकाली थी वो थी, मैं भूल गया कितनी थी, निकाल लेते हैं वापस। 10 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये होगी लगभग 10, 9, 8, 7 और 6 अपॉन 6 का फैक्टोरियल 4, 3, 2, 1, 6 फैक्टोरियल गया। ठीक है, 4 2 जा, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया और ये लगभग 210 आया था। ठीक है, अब D4 को ट्राई करते हैं। D4 को अगर ट्राई करोगे तो वही ऊपर तो 10 का फैक्टोरियल, n की वैल्यू 10 है, पॉसिबल नंबर ऑफ d ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नीचे 4 का फैक्टोरियल जो दिया हुआ है और 10 माइनस 4 यानी कि 6 का फैक्टोरियल, तो वही आ गया। नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल करो या फिर 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल करो, बात तो वही पड़ेगी। तो यहाँ पर भी 210 माइक्रोस्टेट्स ही आएंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ प्रूफ होती है कि L की पावर R एंड L की पावर N-R में जो नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स होती हैं वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई माइक्रोस्टेट्स की। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सेकंड टाइप, जैसे अगर सपोज़ करो, ये तो बात हो गई एक सिंगल सब शेल के बारे में इलेक्ट्रॉन्स की बता रखी है, लेकिन याद करो ट्रांजिशन मेटल्स में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे D5 हो गया, 4s2 हो गया। ठीक है, यानी कि D5 और S2 ये हमने किसकी बनाई है, आई थिंक मैग्नीज की बनाई है। ठीक है, मैग्नीशियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो D5s2 होती है, 3D5 एंड 4s2। ठीक है, तो अगर इस टाइप की हेडिंग डालो टाइप सेकंड, और उससे पहले वाले में जो हमने माइक्रोस्टेट्स देखी थी वो फर्स्ट टाइप की थी। ठीक है, जिसमें हमने सिंगल सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स निकालना सीखा था। आप सपोज़ करो ऐसे डबल दे रखा हो, ठीक है, डबल
सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इनकी माइक्रोस्टेट कैसे निकाली जाती है? तो इनकी जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं पॉसिबल, वो निकालने का तरीका एकदम सेम है, सिमिलर है, कोई नया तरीका नहीं है। NCR इंटू NCR, ठीक है, ये है सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का तरीका, ठीक है। तो इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे, n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, ठीक है, n टू n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये हो गया फॉर्मूला नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का। बात आई समझ में? एग्जाम्पल जो ले रखा है उसी को ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले तो D5 को पकड़ते हैं। D5 को यहाँ वैल्यू पुट करी तो हमें पता है कि पॉसिबल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 10 होते हैं। R की वैल्यू हमें दे रखी है 5 फैक्टोरियल और n माइनस 5 भी 5, 10 माइनस 5 भी 5 फैक्टोरियल होगा। सेकेंड इंटू दूसरा है S में जो पॉसिबल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो 2 होती हैं, 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 0, क्योंकि 2 माइनस 2 जो होगा वो 0 होता है, n माइनस r, ठीक है। n और r यहाँ पर दोनों सेम है S की कंडीशन में, क्योंकि फुलफिल्ड है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल गया, ये 5 2 जा, ये 3 3 जा, ये 4 2 जा, और क्या बचा, ये 2 से 2 गया, यानी 6 7 जा 42 एंड बचा क्या 6, तो 6 2 या 12, 6 4 या 24, 252 माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो 252 है। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल तो कट ही गया, तो वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है डबल ही अगर डीजनरेटेड कंडीशन दे रखी है तो उसमें जो हम नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकंड। अब इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल ले लो यार। आयरन की कंडीशन ले लो D64S2 और दूसरी कोई कंडीशन जैसे D94S1, ठीक है, सॉरी 4S2, D10 4S1। तो ये सारे एग्जांपल खुद ट्राई करो, देखो, आंसर्स को चेक करो, ठीक है। आंसर्स नेट पे भी मिल सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो पहले फार्मूला को अप्लाई करना सीखो, ठीक है, और ट्राई करो जो एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। सिमिलरली अभी ज़रा थर्ड टाइप में हम माइक्रोस्टेट्स देखते हैं कि थर्ड टाइप की कंडीशन में माइक्रोस्टेट किस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो थर्ड टाइप कुछ नया वर्ड नहीं है, SPD1। अब इसमें जो है वो माइक्रोस्टेट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे S1 P1 D1 में, तो सेम वही तरीका होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, अगेन n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इन कंडीशन में जो है इसमें n जो है वो है 2 और r जो है 1, इसमें n जो है वो है 6, r जो है 1, इसमें n जो है वो है 10 और r जो है वो है 1, ठीक है। तो सब में हमें n और r की कंडीशन के बारे में पता चल चुका है, तो उसे पुट करें। जो फर्स्ट कंडीशन में n है वो है 2 और r जो है 1 और 2 माइनस 1 यानी कि n माइनस r यानी कि 2 माइनस 1, तो 1 का फैक्टोरियल एंड 1 का फैक्टोरियल और यहाँ ऊपर 2 का फैक्टोरियल। नाउ सेकंड कंडीशन 6 का फैक्टोरियल अपॉन
r जो है 1 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर इज़ 5। थर्ड डी इसमें 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 ही रहेगा, इधर 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल इंटू 10 का इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, यानी कि 2 इंटू 6 इंटू 10, देन द आंसर विल बी 120 माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चंस में या इस टाइप की डीजनरेसी S1 P1 D1 यानी कि 3 जब हमें एजीमुथल क्वांटम दे रखे हों और उसमें इलेक्ट्रॉनिक बता रखे हों, तो उसमें हम माइक्रोस्टेट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम देख चुके हैं। अब फोर्थ टाइप की कंडीशन देखना कि अगर फोर्थ टाइप की कंडीशन होगी तब। अब फोर्थ टाइप की कंडीशन में हमें टर्म सिंबल की नॉलेज काम आएगी। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 3D, अब इसके अंदर हम माइक्रोस्टेट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब ये 3D कोई वो कॉन्फ़िगरेशन वाला D नहीं है, ये टर्म सिंबल वाला D है। ठीक है, याद करो मैंने टर्म सिंबल अभी जो बताया था, टर्म सिंबल को हमने रिप्रेजेंट करने का जो तरीका बताया था वो 2s+1l/j। ये जो है वो एक टर्म सिंबल का फॉर्मूला था, टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। लेकिन अगर मैं इसमें ये j ना लिखूं, ठीक है, तो ये जो चीज़ होगी वो टर्म कहलाएगी। ठीक है, और जब इसमें j ऐड हो जाता है तब वो टर्म सिंबल कहलाता है। j क्या था? टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ना 3D, ये 3D एक्चुअली एक टर्म है। क्या है ये? एक टर्म। तो टर्म में हम माइक्रोस्टेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? तो टर्म के अंदर जो हम माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी इनटू स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो ये 2s+1 की वैल्यू है वो इनटू क्या होगा 2l+1। ठीक है, यानी कि अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू पुट करूं तो यानी कि 2s+1 इनटू 2l+1, ये होगी माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का तरीका इन केस ऑफ टर्म। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ 3D को ही कैलकुलेट करते हैं, तो 3D में तो ये 3 वैल्यू है। 3 वैल्यू किसकी है? 2s+1 की है, s की वैल्यू नहीं है, 2s+1 की वैल्यू, यानी कि ये जो 2s+1 है टोटल इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। और 2l+1, तो d के लिए जो l होता है वो होता है 2। ठीक है, याद करो रे, s p d और f, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, और ये कंटिन्यू चलती जाती है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो 2l की वैल्यू 2+1, ठीक है, यहाँ पर भी इनटू आ ही जाएगा, तो 3 इंटू 4+1 यानी कि 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा 15। ठीक है, 15 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल होंगी। और एग्जांपल देख लो, 2f ट्राई कर लो, 4s ट्राई कर लो। ठीक है, ट्राई करो, 2f ट्राई कर लो, 4s ट्राई कर लो जब तक मैं बोर्ड रब करूं। तो आई थिंक कर लिया होगा आपने 2f और 4s। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई कर लो। मैं तो कर रहा सॉल्व,
तो ये 2f है, 2f यानी कि जो माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का तरीका। सिमिलरली 2s प्लस 1 एंड 2l प्लस 1, ठीक है। जो 2s प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 2 है, इनटू l की वैल्यू f के लिए कितनी होती है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, तो वैल्यू जो होगी 2 इंटू 2 3 या 6 प्लस 1, 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल होगी इन केस ऑफ 2f, ठीक है। 4s के लिए क्या आंसर आएगा? 4s के लिए ट्राई किया क्या भाई? 2s प्लस 1 और 2l प्लस 1, ठीक है। इसके लिए वैल्यू 4 होती है, 2 इंटू, ठीक है, l की वैल्यू 0 होती है s के लिए, और ये 1, 4 इंटू 0 प्लस 1, तो 4 जो होगी वो माइक्रोस्टेट पॉसिबल होगी, यानी 4s के लिए जो पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स होगी वो होगी 4, ठीक है। तो ये तो फोर्थ तरीका था इन केस ऑफ टर्म में कैलकुलेट करने का, ठीक है। हमने अब तक 4 तरीकों में माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करना सीखा है। एक तो सिंगली या P1 P2 डबल में, P1 D1 या D5S2, ठीक है, जो जनरली ट्रांजिशन मेटल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं उस टाइप से, और ट्रिपल ई के लिए भी हमने देखा। उसके बाद हमने एक टर्म के केस में देखा। अब जो फिफ्थ कंडीशन है, ठीक है, फिफ्थ कंडीशन में हम जो देखेंगे वो देखेंगे टर्म सिंबल के केस में, ठीक है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जब टर्म समझाया उसी में मैंने टर्म सिंबल के बारे में भी बताया कि जब हम जे पुट कर देते हैं टर्म के अंदर तब वो टर्म सिंबल कहलाता है। और जे क्या बताता है? टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। 2s प्लस 1 l और j, ठीक है। जो ये j होती है क्वांटिटी, ये होती है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये सारी कहानी जो एंगुलर मोमेंटम की चल रही है, ये जब हम टर्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे एक बार माइक्रोस्टेट्स को पढ़ने के बाद, तब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले माइक्रोस्टेट्स को जान लेना, उसे कैलकुलेट करने का तरीका पता होना ज़रूरी है। तो अब हम टर्म सिंबल में बात करते हैं कि टर्म सिंबल में हम माइक्रोस्टेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो टर्म सिंबल जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर पहले मैं बता देता हूँ कि हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। तो टोटल माइक्रोस्टेट जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ नहीं 2j प्लस 1 होता है, ठीक है। 2j प्लस 1, ठीक है। j यहाँ पर क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि सिंबल में आपको अच्छे से बता रखा होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ 3p2, ठीक है। तो जो इसकी पॉसिबल माइक्रोस्टेट होगी वो होगी 2, j की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, ये 2 पुट करी प्लस 1 यानी कि 5, यहाँ पर 5 जो है माइक्रोस्टेट हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लो कोई भी, 4f2 ले लो, 4f2। तो यहाँ पर जो 2j प्लस 1 वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर जो j की वैल्यू है वो है 2 प्लस 1, ठीक है। 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 इंटू 5, ठीक है। जो माइक्रोस्टेट होगी वो क्या होगी? 5। ये तो हो गया टर्म सिंबल में कैलकुलेट करने का तरीका। और भी एग्जांपल है जो आप खुद कर सकते हो, खुद कर लो। 3d3 कर लो, 3p2 पकड़ लो, ठीक है। 6g3/2 पकड़ लो, 6g3/2, ठीक है। यहाँ पर j की वैल्यू 3/2 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई। 3 2 या 6 प्लस 1 7, 2 2 या 4 प्लस 1 5, 3/2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि ऑलमोस्ट 4, ठीक है। सॉरी, हाँ। तो ये सारे तरीके हैं माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने के इन केस ऑफ टर्म सिंबल, ठीक है।
तो ये जो केस हैं वो हम पढ़ चुके हैं, इनको ट्राई करो जब तक मैं बोर्ड को रब करता हूँ। कर लेना ट्राई भाई। अब जो लास्ट कंडीशन है वो है माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का तरीका इन केस ऑफ वोलेकन सिंबल। ठीक है, 5th या 6th जो भी टाइप है नंबरिंग अपने हिसाब से डाल लो। वोलेकन सिंबल, वोलेकन सिंबल आप अच्छे से जानते हो, हम जनरली ग्रुप थ्योरी में जो टेबल बनाते हैं A1G T2G फलाना जी, जो वो होती है वो किस में होती है, वो वोलेकन सिंबल होते हैं। ठीक है, जैसे हम 4T1G, ठीक है, और अगर हम बताऊं 4EG 6A1G, ठीक है, ये जो हमें देखने को मिलते हैं ये क्या होते हैं, ये बेसिकली वोलेकन सिंबल होते हैं। अब इन वोलेकन सिंबल में हम माइक्रोस्टेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि A और B के लिए जो माइक्रोस्टेट यूज़ होती है वो सिंगली डीजनरेटेड ऑर्बिटल के लिए होती है। ठीक है, E जो है वो डबली डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के लिए होती है। ठीक है, और T जो है वो ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के लिए होती है। ठीक है, अब डीजनरेटेड का मतलब क्या होता है ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जब टॉपिक मतलब एक तरीके से इसकी माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का तरीका सीखने के बाद। ठीक है, वरना एक रिदम टूट जाएगी अपनी। तो सिंगली डीजनरेटेड के लिए हम 1 लेंगे, डबली डीजनरेटेड के लिए हम 2 लेंगे, और ट्रिपली डीजनरेटेड के लिए हम 3 लेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर सिंबल में T यूज़ हो रहा है तो उसके लिए 3 यूज़ करेंगे, E यूज़ हो रहा है तो 2 यूज़ करेंगे, और A या B यूज़ हो रहा है तो 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो कि माइक्रोस्टेट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो वोलेकन सिंबल में जो माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का तरीका है वो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी इनटू डीजनरेसी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इनटू लास्ट में ये क्या लिखा हुआ है, डीजनरेसी, जो ये मैंने बताई है ABET के लिए। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी बेसिकली होती क्या है 2s+1, और जो डीजनरेसी है वो तो नीचे बता ही रखी है मैंने, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, डीजनरेसी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली फॉर्मूला। ठीक है, तो माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का तरीका कुछ ये हो गया है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इसके लिए कैलकुलेट करता हूँ, तो इसके लिए जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 4 है। ठीक है, 2s+1 की वैल्यू ही दे रखी है, तो ये 4 इंटू T है यानी कि ट्रिपली डीजनरेट है यानी कि 3 है, तो इसकी जो माइक्रोस्टेट्स होगी वो 12 होगी। इसके लिए 4 है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, E के लिए वैल्यू 2 है, तो यानी कि जो माइक्रोस्टेट पॉसिबल होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। इसके लिए जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 6 है, A के लिए जो होती है वो डीजनरेसी 1 होती है, यानी कि जो इसकी पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं वो कितनी है, 6 है। तो ये कुछ वोलेकन सिंबल्स में माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का तरीका हो गया है। हाँ, तो अब जो बात बची है वो डीजनरेसी का मतलब क्या होता है। डीजनरेसी का मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। डीजनरेसी का मतलब एक ही एनर्जी लेवल पर अलग अलग स्टेट्स का प्रेजेंट होना, वही डीजनरेसी कहलाती है। जैसे P सब शेल है वो एक तरीके से डीजनरेटेड ऑर्बिटल है। क्यों?
क्योंकि पी ऑर्बिटल में भी तो एक एनर्जी लेवल पर 3 एनर्जी स्टेट्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम पी एक्स, पी वाई, पी जेड कहते हैं, ठीक है। एस सिंगली डीजनरेटेड है क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। डी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल्स में डीजनरेटेड होती है, ठीक है। तो ये इस एक एनर्जी लेवल पर डिफरेंट स्टेट्स प्रेजेंट होना, इसे ही डीजनरेसी कहा जाता है। डेफिनेशंस जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाएगी, सिर्फ मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली जो हम ट्रिपल ई डीजनरेटेड की बात कर रहे हैं तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मोलिकन सिंबल में, वो पता चल गया आपको, ठीक है। तो बेसिकली हमने माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का तरीका सीखा है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। कहानी अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट।